सो मान लीजिए मार्केट में एक बेस्ट सेलिंग किताब आती है। किसी एक लेखक ने महीनों लगाकर एआई और ओपन सोर्स टूल्स की मदद से एक बेहतरीन रिसर्च बुक तैयार की है। हाँ, और लोग उस किताब को बेहद पसंद भी कर रहे हैं, है ना? एकदम धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अचानक एक दिन कानून आकर कहता है कि इस किताब का दरअसल कोई मालिक ही नहीं है। अरे बाप रे, मतलब ओनर ही नहीं है? बिल्कुल। कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति उस किताब की कॉपी बनाकर मुफ्त में बांट सकता है या अपने नाम से बेच सकता है, और जो ओरिजिनल लेखक है वो कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर सकता। सही में? हाँ, क्योंकि उस किताब का मुख्य लेखक एक इंसान नहीं बल्कि एक एआई टूल था। तो देखो, ये कोई काल्पनिक डर नहीं है। ऐसी स्थितियां अब लिटरली सच में पैदा होने लगी हैं आजकल। वही ना। अच्छे कंटेंट को एक कानूनी और व्यावसायिक रूप से सुरक्षित प्रोडक्ट बनाने में है। बिल्कुल, और यही हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य मुद्दा भी है। आज का विषय उन सभी लोगों के लिए बेहद खास है जो एआई और ओपन सोर्स डेटाबेसेस का इस्तेमाल करके भारत में अपनी किताब पब्लिश करने का सपना देख रहे हैं। ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है आज के टाइम पे। सही बात है। तो हमारा मिशन सिर्फ किताब लिखने का तरीका बताना नहीं है, बल्कि इस पूरे कानूनी, नैतिक और प्रैक्टिकल चक्रव्यूह को तोड़ना है। एक सफल कमर्शियल बुक लॉन्च के लिए क्या कंप्लायंसेस जरूरी हैं, ये समझना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। एग्जैक्टली। और हाँ, इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं। आज हम जिस डिटेल्ड एनालिसिस, इनसाइट्स, रोड मैप एंड प्रिकॉशंस पर चर्चा कर रहे हैं, वो कलेक्टेड, क्रिएटेड एंड प्रेजेंटेड बाय पवन ठाकुर फ्रॉम ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी, और उनका नंबर है 9004352787। अच्छा, तो इस डिटेल्ड रिपोर्ट ने ही इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक आकार दिया है, राइट? बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। किताब लिखने का ख्याल आते ही सबसे पहला सवाल मालिकाना हक यानी ओनरशिप का उठता है। अगर एक एआई ने कंटेंट लिखा है तो उसका मालिक कौन है? सही सवाल है। मैं इस मुद्दे को ना एक आधुनिक टाइपराइटर की तरह देखता हूं। अगर कोई लेखक टाइपराइटर पर एक बेहतरीन कहानी टाइप करता है तो कल को वो टाइपराइटर आकर ये तो नहीं कह सकता कि मेरी कहानी है ये। एआई के मामले में कानून का क्या नजरिया है? देखो, ये टाइपराइटर वाली तुलना समझने के लिए काफी अच्छी है, लेकिन कानून इस मुद्दे को थोड़ा और गहराई से देखता है। इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के अनुसार किसी भी रचना का कॉपीराइट सिर्फ एक नेचुरल पर्सन को ही मिल सकता है। नेचुरल पर्सन मतलब एक जिंदा इंसान? हाँ, एग्जैक्टली, एक जीवित इंसान। राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर आईएसबीएन हो या भारत का कॉपीराइट ऑफिस, दोनों का दृष्टिकोण इस पर बिल्कुल स्पष्ट है। वो किसी भी एआई टूल को लेखक या को-ऑथर मानते ही नहीं है। ओह वाओ, तो एआई के नाम पर कॉपीराइट नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। उनके लिए एआई एक व्यक्ति नहीं है, इसलिए एआई अपने आप में कभी कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता। तो फिर एक उलझन होती है। अगर एआई कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता तो क्या इसका मतलब ये है कि जिस इंसान ने प्रॉम्प्ट दिया वो ऑटोमेटिकली मालिक बन गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी ने एआई से 10 चैप्टर लिखवाए, उन्हें कॉपी किया और सीधा किताब छाप दी, तो कानून क्या उस इंसान को मालिक मानेगा? यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी पेच है जिसे मोडिकम ऑफ क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता का अंश कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सीधे एआई का जनरेट किया हुआ टेक्स्ट लिटरली बस कॉपी पेस्ट करता है तो उस टेक्स्ट पर कॉपीराइट क्लेम नहीं किया जा सकता। अच्छा, मतलब कॉपी पेस्ट पर कॉपीराइट नहीं है? सही कहा। कॉपीराइट ऑफिस कहता है कि सिर्फ प्रॉम्प्ट देना काफी नहीं है। उस टेक्स्ट के अंदर लेखक के अपनी इंसानी रचनात्मकता, उसका अपना दिमाग लगना अनिवार्य है। अगर वो नहीं है तो वो कंटेंट एक तरह से पब्लिक डोमेन जैसा हो जाता है। तो ये तो वही बात हो गई कि किसी ने कितनी मेहनत से एक घर बनाया पर उसमें दरवाजे लगाना भूल गया। हाँ, कोई भी अंदर आ सकता है। एग्जैक्टली। एक तरह से ये एक ऐसी जमीन बन जाती है जिसकी रजिस्ट्री किसी के नाम नहीं हो सकती। इसे बनाया किसी और ने, पर कब्जा कोई और कर लेगा। तो एक लेखक इस कॉपीराइट के चक्रव्यूह से खुद को बचा कैसे सकता है? उसे कॉपीराइट ऑफिस को क्या प्रूफ देना होगा? देखो, इससे बचने का एकमात्र तरीका है ह्यूमन इन द लूप का सिद्धांत अपनाना। कॉपीराइट पाने के लिए एक लेखक को कानूनी तौर पर यह साबित करने की स्थिति में होना चाहिए कि उस कंटेंट में भारी इंसानी दखल है। इंसानी दखल मतलब एडिटिंग वगैरह? हाँ, एआई के टेक्स्ट को सिर्फ एक कच्चे ढांचे या फर्स्ट ड्राफ्ट की तरह देखना होगा। उस ड्राफ्ट को इंसान को अपनी भाषा में ढालना होगा, नए उदाहरण जोड़ने होंगे, उसकी पूरी संरचना बदलनी होगी। ओके, समझ गया।
सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक डिजिटल पेपर ट्रेल रखा जाए, जैसे गूगल डॉक्स का वर्जन हिस्ट्री, जिससे कल को अगर कोई विवाद हो तो लेखक दिखा सके कि एआई के रॉ टेक्स्ट के बाद उसने खुद कितने घंटे उसमें संपादकीय बदलाव किए हैं। सिर्फ और सिर्फ इस इंसानी मेहनत पर ही कॉपीराइट मिलता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारी है कि एआई टेक्स्ट को अपनी कड़ी मेहनत की आंच पर तपाना होगा, तभी वो कुंदन बनेगा, है ना? बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन लोग सिर्फ एआई पर निर्भर नहीं रहते। किताब लिखते वक्त इंटरनेट पर मौजूद मुफ्त ओपन सोर्स मटेरियल्स, डेटाबेसेस और आर्टिकल्स का भी खूब इस्तेमाल होता है। बहुत ज्यादा होता है। मैंने देखा है कि लोगों में एक आम धारणा है कि अगर कोई चीज इंटरनेट पर पब्लिक फोरम में मुफ्त में पड़ी है तो उसे अपनी कमर्शियल किताब में डालकर पैसे कमाने में कोई हर्ज नहीं है, वो तो पब्लिक के लिए ही है ना। अरे नहीं, ये धारणा पब्लिशिंग की दुनिया की सबसे खतरनाक गलतफहमियों में से एक है। वेट, सच में? हाँ बिल्कुल। ओपन सोर्स या फ्री का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि उसे किसी भी तरह से और खास तौर पर कमर्शियल प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो फिर नियम क्या है इसके? जब भी किसी ओपन सोर्स डेटाबेस या इंटरनेट आर्काइव से जानकारी उठाई जाती है तो उसके पीछे छुपे लाइसेंस को समझना बहुत जरूरी होता है। अलग अलग लाइसेंस के नियम एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। अच्छा, मैंने अक्सर क्रिएटिव कॉमन्स के बारे में सुना है। लोग इन लाइसेंसेस के चक्कर में कैसे धोखा खा जाते हैं? अगर हम मुख्य लाइसेंस की बात करें तो 4 मुख्य श्रेणियां होती हैं। पहली है CC0, जिसे पब्लिक डोमेन कहते हैं। ओके, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं होती? नहीं, अगर कोई मटेरियल CC0 के तहत है तो उसे बिना किसी रुकावट के और बिना ओरिजिनल क्रिएटर को क्रेडिट दिए कमर्शियल यूज के लिए मुक्त माना जाता है। ये तो बढ़िया है। और दूसरा है CC BY, यानी एट्रीब्यूशन लाइसेंस। इसमें किसी मटेरियल को कमर्शियल किताब में इस्तेमाल करने की छूट तो होती है, पर एक शर्त पर। शर्त ये है कि ओरिजिनल लेखक को फुटनोट्स या बिब्लियोग्राफी में क्रेडिट देना अनिवार्य होता है। राइट, यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है और काफी फेयर भी है। पर वो कौन सा लाइसेंस है जो लोगों की बरसों की मेहनत पर पानी फेर देता है? वो तीसरा लाइसेंस है CC BY BSA, जिसे शेयर अलाइक कहते हैं। एक कमर्शियल लेखक को इस लाइसेंस से दूर रहना चाहिए। इसे एक कानूनी वायरस की तरह देखा जा सकता है। वेट, वायरस? क्या मतलब? ये लाइसेंस असर कैसे डालता है वायरस की तरह? मान लीजिए किसी लेखक ने 6 महीने लगाकर एक शानदार किताब लिखी। उसने गलती से उस किताब के एक छोटे से हिस्से में या किसी एक चैप्टर में CC BY SA लाइसेंस वाला एक पैराग्राफ या इमेज इस्तेमाल कर लिया। हाँ, तो उससे क्या होगा? एक ही पैराग्राफ तो है। उससे ये होगा कि इस लाइसेंस की शर्त ये होती है कि जिस नई रचना में ये इस्तेमाल होगा उस पूरी रचना को भी उसी मुफ्त शेयर अलाइक लाइसेंस के तहत आना होगा। ओ तेरी, मतलब पूरी किताब फ्री हो जाएगी? एग्जैक्टली। इसका असर ये होगा कि लेखक की वो पूरी कमर्शियल किताब कानूनी तौर पर एक फ्री ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाएगी। कोई भी व्यक्ति उसकी पूरी किताब डाउनलोड करके मुफ्त में बांट सकेगा और लेखक कानून का सहारा भी नहीं ले पाएगा। बाप रे, मतलब इंटरनेट से एक छोटी सी गलती उठाना पूरी किताब के मालिकाना हक को मिटा सकता है। ये तो सच में वायरस है। और चौथा लाइसेंस क्या है? चौथा लाइसेंस है CC BY NC, यानी नॉन कमर्शियल। अगर कोई व्यक्ति Amazon KDP पर या किसी भी तरह से पैसे कमाने के लिए अपनी किताब बेचना चाहता है तो CC BY NC वाले मटेरियल का इस्तेमाल सख्त मना है। ये सिर्फ नॉन प्रॉफिट रिसर्च के लिए होता है। तो ओपन सोर्स के लाइसेंसेस वेरीफाई करना जरूरी है, बात क्लियर है। पर एक सवाल और उठता है, जब हम AI का इस्तेमाल करते हैं तो वो AI भी तो इसी इंटरनेट से कंटेंट सीखकर हमें जवाब देता है ना? हाँ बिल्कुल। तो क्या ऐसा हो सकता है कि AI खुद गलती से किसी का कॉपीराइटेड टेक्स्ट उठाकर हमें दे दे और लेखक अनजाने में चोर बन जाए? अरे 100%। इस प्रक्रिया को कानूनी भाषा में AI हेलुसिनेशंस और एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म कहते हैं। एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म? हाँ, कई बार ChatGPT या क्लॉड बिना बताए किसी की कॉपीराइट की हुई किताब का पूरा पैराग्राफ वर्ड टू वर्ड उगल देते हैं। लेखक को लगता है AI ने नया लिखा है, पर दरअसल वो चोरी का टेक्स्ट होता है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। इसे चेक कैसे करें? इसीलिए टेक्स्ट को किसी भी पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म पर डालने से पहले डीप प्लेजरिज्म क्लेंजिंग अनिवार्य होती है। टर्निटिन, ग्रामरली प्रीमियम या कॉपी लीक्स जैसे टूल्स से पूरी किताब को स्कैन करना चाहिए और यहाँ स्कोर 5 या 10% नहीं बल्कि 0% प्लेजरिज्म होना लाजमी है। 0%?
क्या Amazon जैसे प्लेटफॉर्म्स इन चीजों को लेके इतने सख्त हैं कि जरा सा भी ना चले? सच बताओ तो Amazon KDP के एल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। वो किताब के पब्लिश होने से पहले उसका ऑटोमेटेड बैकग्राउंड चेक करते हैं। अच्छा, ऑटोमेटेड होता है सब? बिल्कुल, अगर उनके सिस्टम ने ज़रा सा भी कॉपीराइटेड टेक्स्ट पकड़ लिया तो किताब तो रिजेक्ट होती ही है और कई बार बिना किसी वार्निंग के अकाउंट तुरंत परमानेंट बैन हो जाता है। ओह, मतलब सीधा बैन, कोई सेकंड चांस नहीं। तो एक कड़ी ये जुड़ती है कि टेक्स्ट बिल्कुल क्लीन और ओरिजिनल होना चाहिए। एग्जैक्टली। जब टेक्स्ट पूरी तरह से तैयार हो जाए, कानूनी छन्नी से छन जाए, तब बारी आती है उसे Amazon KDP यानी किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की। लेकिन वहाँ एक अलग ही टेक्निकल चक्रव्यूह होता है। वहाँ ट्रांसपेरेंसी को लेकर क्या नियम है? देखो, Amazon KDP ने हाल ही में काफ़ी नए नियम लागू किए हैं। जब कोई लेखक किताब का मेटा डेटा अपलोड करता है तो वहाँ AI के इस्तेमाल का खुलासा करना बिल्कुल मैंडेटरी है। खुलासा करना मतलब फॉर्म भरना पड़ता है? हाँ, वहाँ एक डायरेक्ट चेक बॉक्स आता है जहाँ उन्हें घोषित करना होता है कि क्या उन्होंने इस किताब का टेक्स्ट, इमेज या ट्रांसलेशन बनाने में AI का सहारा लिया है या नहीं। अगर कोई लेखक सोचे कि मैं छुपा लेता हूँ, Amazon को कहाँ से पता चलेगा? तो उसका क्या अंजाम हो सकता है? ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है। Amazon के पास टेक्स्ट और इमेज एनालिसिस के लिए बेहद शक्तिशाली AI डिटेक्टर्स हैं। ओह, वो पकड़ लेंगे? हाँ, अगर उन्होंने पकड़ लिया कि AI का इस्तेमाल हुआ है और फॉर्म में खुलासा नहीं किया गया था, तो ये प्लेटफॉर्म के नियमों का सीधा उल्लंघन है, जिसके नतीजे में हमेशा के लिए पब्लिशर अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। बड़ा स्ट्रिक्ट सिस्टम है। और सुनिए, इस खुलासे में भी उन्हें 2 कैटेगरी समझनी होती हैं। एक है AI जनरेटेड और दूसरा है AI असिस्टेड। ये दिलचस्प लग रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने सिर्फ आउटलाइन बनाने या ग्रामर ठीक करने के लिए AI यूज किया, तो वो अलग कैटेगरी होगी? एकदम सही। AI जनरेटेड का मतलब है कि लेखक ने AI का रॉ टेक्स्ट या बनाई हुई इमेज सीधे तौर पर बिना किसी भारी बदलाव के किताब में डाल दी। और दूसरा वाला? वहीं दूसरी तरफ AI असिस्टेड का मतलब है कि AI को सिर्फ आइडियाज लेने, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने या ग्रामर और स्पेल चेक के लिए इस्तेमाल किया गया, पर मुख्य लेखन इंसान का ही था। Amazon KDP इन दोनों के बीच का फर्क साफ-साफ जानना चाहता है। सही है। ये तो अंदर के टेक्स्ट और मेटा डेटा की बात हुई, लेकिन जब कोई खरीदार Amazon पर स्क्रॉल करता है, तो उसकी नज़र सबसे पहले किताब के कवर आर्ट पर जाती है ना? बेशक, कवर आर्ट तो सबसे ज़रूरी है। आजकल मिड जर्नी, डाली 3 या कैनवा AI का ज़माना है, जहाँ कोई भी 2 मिनट में एकदम शानदार कवर बना सकता है। इसमें क्या सावधानी बरतनी होती है? कवर आर्ट बनाते वक्त ना 2 सबसे अहम कानूनी पहलू होते हैं। पहला, जिस भी AI इमेज जनरेटर का इस्तेमाल हो रहा है, उस यूजर के पास उसका पेड या कमर्शियल सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। मतलब फ्री अकाउंट से नहीं बना सकते? जी नहीं, जो मुफ्त वाले टियर्स होते हैं उनमें आम तौर पर कमर्शियल राइट्स नहीं मिलते। और दूसरा, सबसे बड़ा खतरा है ट्रेडमार्क और लाइकनेस का इन्फ्रिंजमेंट। AI से ट्रेडमार्क का खतरा कैसे हो सकता है? वो तो हमेशा नई इमेज बनाता है ना? हाँ, बात तो सही है, पर AI को कानून की समझ थोड़ी होती है। कभी-कभी किसी प्रॉम्प्ट के नतीजे में AI गलती से किसी मशहूर ब्रांड के लोगो से मिलता-जुलता निशान कवर पर बना देता है। अच्छा, लाइक किसी स्पोर्ट्स ब्रांड का लोगो दिख गया गलती से। एग्जैक्टली। या फिर किसी फिक्शनल कैरेक्टर की जगह किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड सेलिब्रिटी के चेहरे से मिलती-जुलती शक्ल तैयार कर देता है। Amazon और बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऑटोमेटेड इमेज स्कैनर्स ऐसी लाइकनेस को तुरंत पकड़ लेते हैं। ओह, मतलब अगर चेहरा मैच हो गया तो क्या होगा? अगर कवर पर किसी सेलिब्रिटी का चेहरा बिना परमिशन के झलक रहा हो तो किताब तुरंत रिजेक्ट हो जाती है। रुकिए, तो अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कदम कदम पर इतने खतरे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि लेखक का सारा ध्यान बस बचाव में चला जाएगा। पर मान लीजिए किसी लेखक ने ये सारी कानूनी और प्लेटफॉर्म की बाधाएं पार कर ली, टेक्स्ट क्लीन है, कवर लीगल है। हाँ, तब क्या होगा? अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है मार्केट में अपना मुकाम बनाने की। मेरा ध्यान एक बात पर जा रहा है। आज के वक्त में जब कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठकर AI से किताब जनरेट कर सकता है, तो कोई रीडर पैसे देकर किसी की किताब क्यों खरीदेगा? ये सबसे अहम सवाल है। अगर मैं एक एनालॉजी दूं, रॉ AI कंटेंट तो बिल्कुल पब्लिक नलके के पानी की तरह हो गया है ना। पानी सबके लिए मुफ्त में उपलब्ध है, तो लोग उस नलके के पानी के लिए पैसे क्यों देंगे?
क्या लेखक को उस पानी को फिल्टर करके मिनरल डालकर एक प्रीमियम बॉटल में पैक करना होगा? ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। लोग नलके का पानी पीने के बजाय 20 रुपए की बॉटल का प्योरिफाइड मिनरल वाटर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसमें एक भरोसा है, एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है और एक पैकेजिंग की सुविधा है। सही बात है। आज के दौर में वैल्यू सिर्फ इंफॉर्मेशन या कंटेंट में नहीं रह गई है। वैल्यू उस कंटेंट की पैकेजिंग, उसकी एक्यूरेसी और उसकी प्रेजेंटेशन में है। एक लेखक को अब सिर्फ एक लेखक की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोडक्ट बिल्डर या क्यूरेटर की तरह सोचना होगा। प्रोडक्ट बिल्डर। तो एक किताब को प्रोडक्ट बिल्डर के नजरिए से डिजाइन कैसे किया जाए ताकि लोग उसकी कीमत चुकाने को तैयार हों? उस किताब को ना बस पढ़ने की किताब ना मानकर एक प्रोप्राइटरी डेटा एसेट मानना होगा। जैसे उसे एक रिसोर्स वर्कबुक, एक चेकलिस्ट या एक फील्ड गाइड का आकार दिया जाए। अच्छा, मतलब थोड़ा एक्शनेबल बनाया जाए। बिल्कुल। इसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स इंडेक्स, डिटेल्ड केस स्टडीज और स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क्स डालें जो कोई व्यक्ति एक आम चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट से हासिल ना कर सके। और इसके बाद आता है एक लेखक का डिजिटल इकोसिस्टम। डिजिटल इकोसिस्टम से आपका क्या मतलब है? देखो, भारत में एक नए लेखक की डिजिटल ई बुक या पेपरबैक आमतौर पर 199 से 499 रुपीस के बीच बिकती है। सिर्फ इस एक किताब की सेल्स पर कोई बड़ा कमर्शियल मॉडल नहीं बन सकता। इस किताब को उन्हें अपने बिजनेस फनल का टॉप मानना होगा। फनल का टॉप? इसका मतलब किताब आखिरी मंजिल नहीं बल्कि किसी बड़े इकोसिस्टम का दरवाजा है। ये इकोसिस्टम काम कैसे करता है? एग्जैक्टली। किताब सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है। उस डिजिटल या फिजिकल किताब के अंदर QR कोड्स और लिंक्स होने चाहिए जो पढ़ने वाले को लेखक के बनाए गए किसी प्राइवेट नोशन, डैशबोर्ड, एक्सेल टेम्पलेट्स या हिडन शॉर्ट वीडियो रिपोजिटरीज तक ले जाएं। ओह वाओ, ये तो बहुत स्मार्ट अप्रोच है ना? इस रणनीति से किताब सिर्फ एक पढ़ने वाली सामग्री नहीं रहती, बल्कि एक प्रीमियम इंटरैक्टिव डिजिटल टूल बन जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि लेखक उन QR कोड्स के जरिए अपने लॉयल रीडर्स का एक निजी डेटाबेस बना पाता है जो आगे चलकर हाई टिकट सर्विसेज बेचने में काम आता है। ये तो हुई पैकेजिंग और प्रोडक्ट की बात, लेकिन ऐसी प्रीमियम किताब को लॉन्च कैसे किया जाए? पहले तो लोग अखबार में ऐड देते थे या आजकल जेनेरिक ऑनलाइन एड्स चलाते हैं। क्या वो तरीका अभी भी काम आएगा? जेनेरिक फेसबुक या गूगल एड्स इस नए मॉडल में किसी इंडिपेंडेंट लेखक के लिए बहुत महंगे पड़ते हैं। इसकी जगह ना कम्युनिटी लॉन्च और लोकलाइज पोजीशनिंग का सहारा लेना चाहिए। कम्युनिटी लॉन्च कैसे करते हैं? अगर किताब किसी खास नीच या विषय पर है तो लेखक को उन डिजिटल कम्युनिटीज में जाना होगा जहां उस विषय के लोग जमा होते हैं, जैसे रेडिट के खास सबरेडिट्स, टेलीग्राम चैनल्स या व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप्स। ओके, वहां जाकर सीधा बेचना शुरू कर दें? नहीं, लॉन्च से महीनों पहले वहां किताब के छोटे और कीमती हिस्से मुफ्त में शेयर करने चाहिए। एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी होती है जिसमें कम से कम 100 से 200 लोग ऐसे हों जो लॉन्च के पहले दिन ही किताब खरीदे। 100-200 शुरुआती खरीदार जुटाने से आखिर क्या होगा? एकदम से इतना क्या फर्क पड़ जाएगा? इस इनिशियल सेल्स वेलोसिटी से ना Amazon के एल्गोरिदम को लगता है कि इस किताब की मार्केट में भारी डिमांड है और वो उसे ऑर्गेनिक सर्च में आगे पुश करना शुरू कर देता है। ओह, एल्गोरिदम हैक एक तरह से। और हाँ, इस मोबाइल फर्स्ट इकोनॉमी में जहां भारत में लोग आमतौर पर छोटी स्क्रीन पर किताबें देखते हैं, कवर आर्ट पर हाइपर प्रीमियम इन्वेस्ट करना अनिवार्य है। आज के जमाने में किताबें पढ़ने से पहले आंखों से खरीदी जाती हैं। ये कमर्शियल स्ट्रैटेजी काफी दमदार लग रही है, लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक उलझन पैदा होती है मेरे दिमाग में। क्या उलझन? इन सभी टूल्स, AI और ओपन सोर्स डेटाबेसेस का इस्तेमाल करके किताब तो बन गई, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को रीडर्स के सामने पेश कैसे किया जाए? क्या किताब में साफ साफ ये लिखना कि इसमें AI और ओपन सोर्स यूज हुआ है, किताब के ओरिजिनल वैल्यू और उसके प्रभाव को कम नहीं कर देगा? लोगों को ऐसा ही लगता है आमतौर पे। वही ना, लोग तो यही सोचेंगे कि भाई लेखक ने खुद मेहनत क्या की अगर सब AI ने किया। ये डर ना हर नए लेखक को लगता है शुरू में, लेकिन अगर इसे एक सटीक ढंग से पेश किया जाए तो ये एक मास्टर स्ट्रोक बन जाता है। मास्टर स्ट्रोक वो कैसे? अगर AI और ओपन सोर्स के इस्तेमाल का खुलासा किताब के कॉपीराइट पेज पर, जिसे वर्सो पेज कहते हैं, उस पर एक स्ट्रक्चर्ड जर्नी डिस्क्लेमर के रूप में किया जाए तो रीडर का डर एक अटूट भरोसे में बदल जाता है। वेट, जर्नी डिस्क्लेमर से भरोसा कैसे बनेगा? इस डिस्क्लेमर में आखिर ऐसा क्या लिखा होना चाहिए? इस डिस्क्लेमर के 3 मुख्य पिलर्स होने चाहिए। पहला है द आर्काइव जर्नी। इसमें लेखक ट्रांसपेरेंट होकर बताता है कि उसने किन वेरीफाइड ओपन सोर्स डेटाबेसेस और ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स का कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया है। ओके, ट्रांसपेरेंसी आ गई।
और दूसरा पिलर? दूसरा है दी आर्किटेक्चरल टूलिंग। इसमें वो स्वीकार करता है कि एआई का इस्तेमाल डेटा को प्रोसेस करने और कॉम्प्लिकेटेड भाषा को आसान बनाने के लिए किया गया है। राइट। और तीसरा और सबसे अहम पिलर है द ह्यूमन क्यूरेशन। यहाँ लेखक साफ करता है कि हजारों पन्नों के कच्चे डेटा की जांच, संपादकीय दृष्टिकोण और फाइनल संरचना वो पूरी तरह से इंसानी मेहनत का नतीजा है, जिसके बिना ये किताब अधूरी और अर्थहीन होती। मैं समझ रहा हूँ, मतलब इसको एक वीकनेस या छिपाने वाली बात नहीं, बल्कि एक स्ट्रेंथ की तरह दिखाना है, जैसे हम किसी मैजिक शो के पर्दे के पीछे की मेहनत दिखा रहे हों। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। इसे सिर्फ एक ड्राई लीगल मजबूरी नहीं मानना चाहिए। किताब के प्रीफेस या इंट्रोडक्शन में इसे एक बिहाइंड द सीन्स कहानी की तरह बुनना चाहिए। ये बहुत अच्छा आइडिया है। इंडियन रीडर्स ना उस क्यूरेशन और इंटेलेक्चुअल मेहनत की बेहद कद्र करते हैं, जो उनका इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने का सालों का वक्त बचा ले। इस तरह से लेखक रीडर को ये नहीं बता रहा होता कि एआई ने किताब लिखी है, बल्कि वो ये कह रहा होता है कि मैंने इन आधुनिक टूल्स पर लगाम कसी है ताकि आपके लिए एक बेहतरीन और एरर फ्री रिसोर्स तैयार कर सकूं। ये नज़ारिया वाकई शानदार है। अब डिजिटल दुनिया की स्ट्रैटेजी सेट हो गई, एआई का कानूनी चक्रव्यूह समझ आ गया, रीडर्स का ट्रस्ट भी जीत लिया। अब उस किताब को ज़मीनी रूप से भारत की ऑफलाइन मार्केट और सरकारी कंप्लायंसेस के दरबार में पेश करने की बारी आती है। हाँ, फिजिकल दुनिया के नियम बिल्कुल अलग हैं। वही तो, डिजिटल की आदत होने के बाद लॉजिस्टिक्स और सरकार के नियम थोड़े थका देने वाले लगते हैं। इन सब के पीछे क्या ज़रूरी कदम है? सरकारी कंप्लायंसेस डिजिटल टूल से बिल्कुल अलग ढंग से काम करते हैं, जैसा मैंने कहा। सबसे पहले आता है किताब की पहचान, यानी ISBN नंबर। भारत में isbn.gov.in पोर्टल के जरिए ISBN बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। ओह, फ्री है, वो तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन यहाँ डिजिटल वाली तेजी काम नहीं आती। पोर्टल पर अकाउंट बनाने और किताब की डिटेल्स डालने के बाद अप्रूवल आने में 2 से 4 हफ्ते तक का लंबा वक्त लग सकता है। 4 हफ्ते? तो प्लान करके चलना पड़ेगा। एग्जैक्टली। इसलिए किसी भी ऑथर को अपनी बुक लॉन्च टाइमलाइन इस डीले को ध्यान में रखकर ही बनानी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत पुराना पर जरूरी कानून है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। ये 1954 का कानून एक आज की आधुनिक किताब पर क्या असर डालता है? इस एक्ट के तहत चाहे किताब कैसी भी पब्लिश हुई हो, उसके फिजिकल रूप में पब्लिश होने के 30 दिन के भीतर पब्लिशर या लेखक को भारत की 4 नेशनल लाइब्रेरीज में किताब की एक फिजिकल कॉपी भेजना कानूनी रूप से अनिवार्य है। 4 लाइब्रेरीज में? कहाँ हैं ये लाइब्रेरीज कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में स्थित हैं। ये किताब को नेशनल आर्काइव में दर्ज करने का तरीका है बेसिकली। अच्छा, कंप्लायंस की बात हुई तो एक सवाल और दिमाग में आया। मैंने कई नए लेखकों से सुना है कि उन्हें लगता है अपनी किताब के लिए RNI रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो भारत के पब्लिशिंग लैंडस्केप की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है, जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। RNI यानी रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया का किताबों से, चाहे वो फिक्शन हो या नॉन फिक्शन, कोई लेना देना नहीं है। तो RNI होता किसके लिए है? RNI रजिस्ट्रेशन स्ट्रिक्टली सिर्फ उन प्रिंट पब्लिकेशंस के लिए होता है जो एक निश्चित इंटरवल पर आते हैं, जैसे डेली न्यूज़पेपर्स या मंथली मैगजीन्स। किसी भी जनरल बुक या पोएट्री कलेक्शन के लिए RNI की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो, ये एक अच्छा मुद्दा साफ हो गया नए लोगों के लिए। अब थोड़ी फाइनेंशियल्स यानी पैसों की बात करते हैं। भारत में एक इंडिपेंडेंट लेखक के लिए GST का क्या नियम लागू होता है? यहाँ ना 2 अलग-अलग रूल्स हैं। अगर फिजिकल किताब यानी प्रिंटेड बुक बेची जा रही है तो सरकार उस पर 0% GST लगाती है। ओके, 0%। और डिजिटल पर अगर कोई ई-बुक किसी निजी वेबसाइट से सीधे कस्टमर को बेची जा रही है तो कानून उसे डिजिटल सर्विस मानता है और उस पर 18% GST लगता है। 18%? ये तो काफी ज्यादा है। Amazon KDP के जरिए बिक रही है तो वो टैक्स कलेक्शन और बिलिंग Amazon अपने एंड पर खुद हैंडल कर लेता है, तो लेखक को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समझ गया। अब अगर किसी लेखक को अपनी फिजिकल किताब इन डिजिटल प्लेटफॉर्म से निकालकर सीधा ऑफलाइन दुकाना में रखवानी हो तो वहाँ की ग्राउंड रियलिटी, वहाँ का सच क्या है? ऑफलाइन मार्केट नए लेखकों का स्वागत कैसे करता है? ऑफलाइन मार्केट की रियलिटी नए लेखकों के लिए काफी कड़वी और फाइनेंशियली रिस्की होती है। अगर किसी लेखक को ऑफलाइन बुक स्टोर्स के शेल्फ पर अपनी किताब रखवानी है
तो ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेटवर्क से गुजरना होता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स आमतौर पर किताब की एमआरपी पर 45% से 55% तक का भारी अपफ्रंट डिस्काउंट मांगते हैं, और उससे भी बड़ी बात, वो रिटर्नेबल कंसाइनमेंट मॉडल पर काम करते हैं। वेट, ये रिटर्नेबल कंसाइनमेंट का मॉडल किस तरह से खतरनाक हो सकता है? इस मॉडल का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटर या दुकान वाला किताब अपने शेल्फ पर रखेगा जरूर, लेकिन वो उसे खरीदेगा नहीं आपसे। अच्छा, मतलब सिर्फ डिस्प्ले के लिए? हाँ, अगर 90 या 120 दिनों तक वो किताब नहीं बिकी या डिस्प्ले में उसके पन्ने खराब हो गए, मुड़ गए, तो वो सारी अनसोल्ड और डैमेज्ड किताबें वापस लेखक या पब्लिशर को भेज दी जाती हैं। ओ भाई, ये तो बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया में बल्क प्रिंटिंग का खर्चा, दुकान तक भेजने का शिपिंग चार्ज और ना बिकने का सारा कमर्शियल रिस्क सिर्फ और सिर्फ लेखक के कंधों पर आता है। ये तो एक नए लेखक की पूरी जमा पूंजी डुबा देने वाला रिस्क लग रहा है मुझे। तो शुरुआत में इस ऑफलाइन चक्रव्यूह से बचने का और फिजिकल किताब बेचने का सबसे सुरक्षित रास्ता है क्या? सबसे व्यवहारिक और सुरक्षित रास्ता है प्रिंट ऑन डिमांड, यानी पीओडी मॉडल। इसमें किताब तभी प्रिंट होती है जब कस्टमर का एक्चुअल ऑर्डर आता है। इसमें अपफ्रंट बल्क प्रिंटिंग या वेयरहाउसिंग की कोई इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं होती। ये तो परफेक्ट लग रहा है। कोई ड्रॉबैक है इसका? यहाँ भी एक अहम टेक्निकल पेच है, खास तौर पर उन लेखकों के लिए जो रीजनल भाषाओं में काम कर रहे हैं। किस तरह का पेच? अगर किसी की किताब हिंदी, मराठी या तमिल में है तो वहाँ क्या रुकावट आती है? देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि Amazon KDP डिजिटल ई बुक्स के लिए तो मेजर इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ई बुक्स में ठीक है। पर Amazon का जो फ्री प्रिंट ऑन डिमांड नेटवर्क है, यानी KDP पेपरबैक, वो फिलहाल नेटिवली इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस जैसे हिंदी या मराठी की फिजिकल प्रिंटिंग को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, अमेजॉन हिंदी पेपरबैक प्रिंट नहीं करता? नेटिवली नहीं करता। इसका मतलब है कि अगर किसी को हिंदी में पेपरबैक निकालनी है तो वो Amazon के पीओडी पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्हें लोकल डोमेस्टिक प्रिंटर्स या इंडियन प्रिंट ऑन डिमांड एग्रीगेटर्स का सहारा लेना पड़ेगा और फिजिकल इन्वेंट्री और लॉजिस्टिक्स को एक अलग डैशबोर्ड से मैनेज करना पड़ेगा। ओह, तो इस पूरी गहन चर्चा से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है कि आज के वक्त में किताब लिखना सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से तैयार की गई व्यावसायिक और कानूनी रणनीति बन चुका है। बिल्कुल, बिना स्ट्रैटेजी के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सही बात। इस विश्लेषण का निष्कर्ष यही निकलता है कि एआई और ओपन सोर्स डेटाबेसेस सिर्फ और सिर्फ एक कच्चा माल हैं, एक रॉ मटेरियल है। एक सक्सेसफुल कमर्शियल बुक लॉन्च इस बात पर निर्भर नहीं करता कि एआई से कितना डेटा जमा किया गया, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उस कच्ची डेटा को कितनी कानूनी समझ के साथ तराशा गया, उसकी क्यूरेशन कैसी की गई और उसकी पैकेजिंग रीडर के लिए कितनी आसान बनाई गई। सही मायनों में इस डिटेल्ड रोड मैप को समझने के बाद किसी भी नए लेखक के लिए इस आधुनिक पब्लिशिंग लैंडस्केप की कानूनी और प्रैक्टिकल बाधाओं को पार करना बेहद आसान और सुरक्षित हो जाएगा। एकदम सही। और देखिए, इस पूरे रोड मैप को और इन सावधानियों को हम तक पहुंचाने और इस विश्लेषण को संभव बनाने के लिए मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज की ये सारी डिटेल्ड एनालिसिस, इनसाइट्स, रोड मैप और प्रिकॉशंस कलेक्ट और क्रिएट किए गए हैं पवन ठाकुर द्वारा। हाँ, और उनकी एजेंसी का नाम ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी है। बिल्कुल, और उनका नंबर है 9004352787। ये इन्फॉर्मेशन इसी ओरिजिनल रिपोर्ट का हिस्सा है जिसके आधार पर आज हमने ये इतना आसान ब्लूप्रिंट तैयार किया। ये उनकी मेहनत है जिसकी वजह से आज हम इतनी डीपली इस पर बात कर पाए। तो आज इस डीप ड्राइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो आज की पूरी चर्चा का एकदम निचोड़ है। एक ऐसी सोच जो आने वाले पब्लिशिंग भविष्य की नींव तय करेगी। कैसी सोच? देखिए, आज के जमाने में जब एआई पल भर में एक छोटी सी कमांड पर असीमित और बेहतरीन कंटेंट पैदा कर सकता है, तो क्या आने वाले वक्त में किसी किताब या उसके लेखक की असली कीमत इस बात से तय होगी कि उसने किताब में क्या लिखा है? ये तो पॉइंट है। या फिर इस बात से तय होगी कि उसने कितनी चतुराई, कानूनी समझदारी और अनुभव से फिजूल के कंटेंट को हटा दिया है। यानी द फ्यूचर ऑफ पब्लिशिंग इज नॉट अबाउट एडिशन बट अबाउट द आर्ट ऑफ ओमिशन। ये वाकई एक गहरा और सटीक सवाल है, द आर्ट ऑफ ओमिशन, है ना? ये सच में सोचने वाला विषय है जो नए लेखकों को एक बिल्कुल नया नजरिया देता है इस इंडस्ट्री को देखने का। एकदम। इस पे आराम से बैठ के विचार करना जरूरी है।